हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के लिए है, जहां हम लोग एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, हमने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एक प्लेलिस्ट बना दी है फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर स्टूडेंट्स, सो दैट आप उस प्लेलिस्ट को रन करके सारी रेलेवेंट क्लासेस कवर कर पाओ। अब इस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है एंड जो भी रेलेवेंट पीडीएफ्स है ना, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सिलेबस की एक कॉपी भी हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, सो दैट जिन स्टूडेंट्स के पास सिलेबस की कॉपी नहीं है वो वहाँ से कवर कर पाए। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है। अच्छा, पहला क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले ये जो 2021 का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करें ना, इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देखो, हमारे पास पहला क्वेश्चन, इफ द ड्रॉवर लूजेज ओपन चेक द फाइंडर ऑफ इट मे गो टू द बैंक, collect reward for returning check, get payment unless its payment has been stopped, ask to transfer money into his or her account till drawer is found। नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। अब सिंपली इसमें कह रहा है कि जिसके पास बिल होना चाहिए था ड्रॉवर, उसने ओपन चेक लूज कर दिया, तो जिसको भी वो चेक मिलेगा नो डाउट वो क्या करेगा, जा करके उसके अगेंस्ट पेमेंट कलेक्ट कर लेगा। क्लियर? नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 13 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 provides only for following kinds of negotiable instruments: bill of exchange, promissory notes as well as check। करेक्ट आंसर होगा ए। Accounting standard deals with the following aspects of accounting: event, recognition of events and transactions, measurement of transactions and events, disclosure requirements। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन तीनों के साथ ही डील करता है। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ लैंड ओन्ड बाय अ कंपनी इज प्रेजेंटली वर्थ ₹15 lakh। It was purchased by the company 5 years ago for ₹10 lakh and has so far paid salary of ₹2 lakh to its caretaker। According to historical concept of accounting, the value of piece of land should be entered in balance sheet as। आप देखो, सिंपली आज की डेट पे उसकी वैल्यू क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। जो आपने अक्वायर्ड रेट लिया था या जिस रेट पे आपने परचेज किया था, हम हमेशा बैलेंस शीट में सारे एसेट्स को उसी रेट पे दिखाते हैं। और ये जो आपने 2 लाख का पेमेंट किया ना, ये आपका कोई कैपिटल खर्चा नहीं है, ये कैपिटल नेचर का तो कोई एक्सपेंस नहीं है, ये बेसिकली क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, जो कि बैलेंस शीट को अफेक्ट नहीं करेगा। तो असेट को आप किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? 10 लाख पे, दैट इज एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। नेक्स्ट, डैश डील्स विद द रेवेन्यू रिकॉग्निशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज वेल एज इंड एस पे जो पूरा डिटेल डिस्कशन है नाम का, वो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है और वो हमने आपकी प्लेलिस्ट में भी इंक्लूड कर लिया है। A received ₹20,000 on 23rd March 2020 as an advance against the goods that are to be purchased on 2nd April, amounting to ₹30,000. Goods are delivered on 5/4, that is 5th of April 2020. State when revenue is said to be realized as per the realization principle। अब देखो, realization principle के according simply वो realized होगा on 5th of April 2020। बेसिकली क्या है, रियलाइजेशन प्रिंसिपल एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल है, जो कि ये बताता है कि जो भी इनकम या जो भी रेवेन्यू रियलाइज्ड हो रही है उसको हम बुक्स में सिर्फ और सिर्फ तभी रिकॉग्नाइज करते हैं जब वो अर्नड हो जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे 5th of April को ही गुड्स डिलीवर हो रहा है और उसी दिन मानेंगे कि एक्चुअल में रेवेन्यू अर्नड हुआ है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, when interest on outstanding amount become due, following journal entry is recorded in the books of hire purchaser। हायर परचेजर के बुक में क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट टू हायर वेंडर अकाउंट। क्लियर? करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, फॉलोइंग अकाउंटिंग मेथड्स आर यूज्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस इन द बुक ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर के लिए 2 मेथड होता है, एक तो कैश प्राइस मेथड है और एक इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड है, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, डाउन पेमेंट इज द इनिशियल पेमेंट मेड टू द हायर वेंडर को पेमेंट करता है कौन? हायर परचेजर, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अ जॉइंट वेंचर इज एन कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट बिटवीन 2 or more parties where they agree to share control over an economic activity, the parties do not merge। नो डाउट, अगर जॉइंट वेंचर की बात करें तो ये एक स्पेसिफिक एडवेंचर या स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, तो यहाँ पे पार्टीज मर्ज नहीं करती। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अंडर ब्रांच अकाउंटिंग गुड्स मे बी इनवॉइस टू ब्रांच। कॉस्ट पे भी हो सकता है, सेलिंग प्राइस पे भी हो सकता है, इनवॉइस प्राइस पे भी हो सकता है, एज वेल एज होलसेल प्राइस पे भी हो सकता है।
तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. अंडर ब्रांच अकाउंटिंग, व्हेन रेमिटांसेस आर सेंट टू ब्रांच फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस, फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज कैरिड आउट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. हेड ऑफिस अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा? सिंपली ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. करेक्ट आंसर होगा ए, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस. इंडिपेंडेंट ब्रांचेस वो होती है जो अपनी बुक्स खुद मेंटेन करती है. ओपन इन इट्स बुक ऑफ हेड ऑफिस अकाउंट. येस, ये अपनी बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट भी ओपन करती हैं. प्रिपेयर इट्स ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट. करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी. अगर यही डिपेंडेंट ब्रांच होता तो डिपेंडेंट ब्रांच कभी भी अपनी बुक्स खुद नहीं बनाता, उनकी बुक्स एचओ बनाती है. Which of the following method is not used to maintain accounts when goods are invoiced to branch on cost or selling price method? कौन सा इसमें से मेथड यूज नहीं हो सकता? डेटर मेथड यूज होता है, स्टॉक डेटर मेथड भी यूज होता है, फाइनल मेथड भी होता है, बट होलसेल ब्रांच मेथड यूज नहीं होता. तो करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ कैश? इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स है क्योंकि इससे कैश आएगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से भी आएगा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से भी आएगा, बट डिविडेंड के पेमेंट से ये सोर्स ऑफ कैश नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ कैश है, मतलब यहाँ पे कैश का आउटफ्लो होगा. नेक्स्ट, कैश पेमेंट टू ओनर्स टू एक्वायर और रिडीम द इक्विटी शेयर्स फॉल अंडर. अगर आपने कैश का पेमेंट किया है ओनर्स को, क्यों? सो दैट आप इक्विटी शेयर को खरीद सको या रिडीम कर सको. तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट पे ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन किया हुआ है. बहुत सारे एमसीक्यूज भी अपलोड किए हुए हैं. Under Companies Act 2013, a company cannot issue debentures with an option to be converted partly into shares कर सकते हैं, with an option to be converted wholly into shares कर सकते हैं, which carry in voting rights. डिबेंचर होल्डर्स को सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है, कभी भी उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलता. नेक्स्ट, a company cannot issue fully paid up bonus shares to its shareholders out of revaluation reserves क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, फ्री रिजर्व्स एंड सीआरआर से बोनस इशू कर सकते हैं. When two companies are wound up and new company is formed, जब दो कंपनी बंद हो जाती है और एक कंपनी बनती है ना, तो उसको हम लोग अमालगमेशन कहते हैं. क्लियर? मर्जर, अब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जॉइंट वेंचर, सब पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए अमालगमेशन. नेक्स्ट, व्हेन अमालगमेशन इज इन नेचर ऑफ परचेज देयर इज ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज. कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर की जाए. परचेज कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज्ड होली बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स. ये भी ज़रूरी नहीं है, प्रेफरेंस शेयर भी दे सकते हैं, डिबेंचर्स भी दे सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं. तो करेक्ट आंसर होगा डी, नाइदर ए और बी. नेक्स्ट, प्रॉफिट्स एग्जिस्टिंग और अर्न बाय द सब्सिडियरी कंपनी अप टू द डेट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स बाय द होल्डिंग कंपनी आर नोन एज. प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी कहते हैं, कैपिटल प्रॉफिट भी कहते हैं, क्योंकि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल प्रॉफिट का ही पार्ट बनाते हैं. तो करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी. Minority interests are the part of a company or shares that the parent corporation own with conditions does not own. Parent corporation उसको कभी भी own नहीं करते, वो minority shareholders होता है, मतलब जो shares बच जाता है. Next, dash play no role in decision making in current period. Sunk cost मतलब वो cost होता है जो कि already आपने incur कर लिया और उसके basis पे आप कोई decision making process नहीं करते. Factory overheads and administrative costs are not generally included in ऑपरेशनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट में सिर्फ डायरेक्ट पार्ट इंक्लूड होता है और फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट. नेक्स्ट, मटेरियल्स लेफ्ट एज क्लोजिंग स्टॉक आर वैल्यूड एट द लेटेस्ट परचेज प्राइस. तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग. इसमें से कॉस्टिंग की कौन सी टेक्निक नहीं है? बैच कॉस्टिंग. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. स्टॉक कीपिंग एक्सपेंसेस आएगा, फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन आएगा, बट ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पार्ट नहीं बनता. डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग ये कभी भी फैक्ट्री ओवरहेड का और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पार्ट नहीं बनता है. और हमने कॉस्ट शीट पे ऑलरेडी डिटेल्स डिस्कशन किया है. अगर वो क्लास आपने की होगी तो आपको कहीं पे भी कॉस्ट शीट में कोई डाउट नहीं होगा. नेक्स्ट, अंडर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज कैलकुलेटेड एज. अगर वर्क सर्टिफाइड निकालना है तो कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल इन हैंड मतलब क्लोजिंग मटेरियल एंड प्लांट एट साइट. ये तीनों क्लोजिंग फिगर है, इसको कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट से माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड. नेक्स्ट, डैश टेंड टू वैरी विद द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, नो डाउट वेरिएबल ओवरहेड्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एन कंट्रोलेबल कॉस्ट. अब कंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सा है? रेट एंड टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स. ये तीनों ही कंट्रोलेबल कॉस्ट नहीं, बेसिकली कंट्रोलेबल कॉस्ट होता है वो
जो कि डायरेक्ट होता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, प्लानिंग इज अंडरटेकन एट, ये हर एक लेवल पे होता है, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे हायर लेवल हो, चाहे टॉप लेवल हो। नेक्स्ट, डैश रिफर्स टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स विच कैन बी effectively supervised by a superior, span of a control. Next, which of the following is not a feature of good organizational structure? Proper delegation of authority, flexibility, rigidity, minimum possible managerial level. तो organizational structure का feature कौन सा नहीं है? rigidity. Next, the recommendations of staff authority in organization are, ये हमेशा advisory होता है nature में। इन लीज फायर टेक्निक ऑफ लीडरशिप सबऑर्डिनेट्स आर, हमेशा वो ट्रस्टेड भी होते हैं और उन पे भरोसा भी किया जाता है। डैश ऑफ लीडरशिप इज शोन बाय पर्सन्स एक्ट मोर देन बाय हिज ट्रेट्स, बिहेवियरल थ्योरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। हमने मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी पे ऑलरेडी क्लास अपलोड किया है। सबसे पहले साइकोलॉजिकल, फिर सिक्योरिटी, सोशल एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, a controlling technique indicates the size of order that will result in lowest total of order cost and inventory carrying cost. से बेसिकली इसका आंसर क्या होगा? EOQ, और ये हमने अपने MCQ सेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इन इंडिया इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, ये फोर्स में आया था 1 अप्रैल 1962 को। अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर एक्सेप्ट इन केस ऑफ शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और इवेंट। इन दोनों ही केसेस में क्या होता है ना कि अभी की इनकम, प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही कैलकुलेट की जाती है, पे किया जाता है उस पर टैक्स, उसको असेसमेंट ईयर पे हम नहीं ले जाते। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इनकम विच अक्रूज और अराइज आउटसाइड इंडिया इवन इफ इट इज नॉट रिसीव्ड और ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज स्टिल टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। किस केस में? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट के केस में। अब रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट, इन सब पे भी हमने डिटेल डिस्कशन किया है उस क्लास में जहां हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए रिलेटेड टू इनकम टैक्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्स फ्री परक्विजिट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू हिज और हर एम्प्लॉयज। देखो, कंसेशन इन रेट, यहाँ पे तो साफ साफ लिखा है कि रेंट पे कंसेशन दे रहे हैं, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है, ये टैक्स फ्री परक्विजिट नहीं माना जाता है। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A, short term capital asset means a capital asset held by an assessee for not more than, short term है ना, तो सिंपली क्या होगा? immediately preceding the date of its transfer, 36 months। करेक्ट आंसर होगा डी, 36 months। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 24 डैश इज आर allowed as deduction while computing income from house property, 30% of NAV and interest on borrowed capital। करेक्ट आंसर होगा ए। फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट क्या है 80C की? 1,50,000। नेक्स्ट, डिडक्शन फ्रॉम GTI इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ये किस सेक्शन में कवर्ड है? सेक्शन 80D। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डैश स्टेक होल्डर्स आर इंटाइटल्ड टू टेक फॉर ग्रांटेड दैट कंपनी हैज गॉन थ्रू ऑल नेसेसरी प्रोसीडिंग्स इन अ रेगुलर मैनर, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। नेक्स्ट, as per section 2 subsection 3 of the Companies Act 2013, alter or alteration of memorandum of association includes the making of addition, omission, substitution, omission, addition, substitution, addition, omission and substitution। ये तीनों ही पॉसिबल है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। नेक्स्ट, इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक कंपनी कम से कम 7 चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अनलिमिटेड। Dash does not include complete particulars of the price or quantum for the securities included therein, red herring prospectus। सारे prospectus की स्टडीज एक बार अच्छे से कर लेना। सेक्शन 101 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स दैट टू प्रॉपरली कॉल अ जर्नल मीटिंग नोटिस ऑफ एटलीस्ट डैश क्लियर डेज, कितने क्लियर डेज की देनी होती है? 21 क्लियर डेज की। एनी नोटिस ऑफ जर्नल मीटिंग गिवन विदाउट द सैंक्शन ऑफ द बोर्ड इज, ये इनवैलिड होगी, बट बाद में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहें तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अ मीटिंग ऑफ स्पेसिफिक पर्सन लाइक क्रेडिटर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स, इसको हम क्या कहते हैं? क्लास मीटिंग। क्लियर? बाकी जो भी मीटिंग होती है वो शेयर होल्डर्स की होती है। अंडर द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, असेट्स आर डिस्पोज, लाइबिलिटीज आर पेड, सरप्लस आर डिस्ट्रीब्यूटेड। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, कि कंपनी बंद होती है तो सब कुछ करते हैं, असेट बेच देते हैं, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देते हैं, सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।
X obtains a housing loan from LIC Housing and Y promises to pay LIC Housing in the event of X failing to repay. It is a contract of, ये basically किसका contract है? Contract of guarantee. Which of the following is not essential of valid contract? ये हमने already upload किया है. Offer acceptance है, consideration है, free consent है, but vague terms and conditions नहीं होने चाहिए. Next, Firdaus agrees to sell goods to Javed on the guarantee of Shabir for the payment of the price of goods in case of default by Javed. The agreement of guarantee is valid even if Javed is minor. Next, according to Dash, buyer should apply his own skills and judgment before buying goods. Doctrine of Sevitempter. क्योंकि माना जाता है ना कि जब भी आप गुड्स खरीदते हो तो ये आपकी भी ड्यूटी है कि थोड़ा आप बिवेयर हो. दैट इज लेट द बायर बिवेयर. नेक्स्ट, अ प्रोमिसरी नोट इज कंसिडर्ड इनवैलिड व्हेन इट इज क्लियरली एक्सप्रेस्ड, अनकंडीशनल, डेफिनिट, कंडीशनल. प्रोमिसरी नोट में कभी भी किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए. देयर आर डैश पार्टीज इन्वॉल्व इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज. नो डाउट 3, ड्रॉ, ड्रॉई एंड पे. ये ओवरऑल 60 क्वेश्चंस थे जो आपके 2021 के क्वेश्चन पेपर से कवर किए गए हैं. अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो और साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो. इसी तरीके से बाकी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे. एंड जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि उसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूड कर लिए हैं. अच्छा, जो भी प्रैक्टिस सेट्स वगैरह हम अपलोड कर रहे हैं सब आप लोगों के लिए इक्वली रेलेवेंट है, चाहे वो एनटीए बेस्ड हो चाहे ना हो, क्योंकि क्वेश्चन लेवल ऑलमोस्ट सेम है सबके. उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी अच्छी क्लास पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना. अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहां हम कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.